हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 के लिए, जो कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को इसमें लिया है मैथ और रीजनिंग के, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही आपके लिए जो है फायदेमंद ये वीडियो हो सकते हैं। अगर आपके मैथ और रीजनिंग कमजोर है तो ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए है। तो देखिए, ये हालांकि ये इस सीरीज का 47वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, पूरा क्वेश्चंस को और करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकोणीय संख्या नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। मेरे में से लगभग 50% लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते क्योंकि इसके फार्मूले ही नहीं पता होंगे कि त्रिकोणीय संख्या का फार्मूला क्या होता है, कि इसकी जो फार्मूला होता है त्रिकोणीय संख्या का n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब n क्या लेना है। देखिए, n का मान आप जो है 1, 2, 3, 4, 5 अपनी मर्जी से लेकर बैठाते चलिए। जो इनमें से जो संख्या नहीं आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए, n के जगह पर अगर एक बार 1 पुट करो तो कितना आएगा, 1 प्लस 1/2। तो यहां से ये कितना आ गए, 2 1 1 1 2, तो 1 आ गया। क्या आ गया, इसको सोल्व करने पर 1। तो पहला जो त्रिकोणीय संख्या हुआ वो आपका 1 निकला, पहला त्रिकोणीय संख्या 1। अब दूसरा n के जगह पर 2 पुट करके देखिए, 2 इंटू 2 प्लस 1/2। इसी फार्मूले में मैं फिट कर रहा हूँ, n के जगह पर अब मैंने 2 पुट किया तो ये कितना आ गया, सोल्व करने पर 3 आ गया। तो दूसरा संख्या 3, पहला 1 दूसरा 3। अब फिर n के जगह पर अब 3 पुट करके देखिए तो क्या होगा, 3 इंटू 3 प्लस 1/2। इसको सोल्व कीजिएगा, 3 1 4 आने, 3 दूनी 6 आ गया। तो 1 3 6, अगला संख्या 6। इसी तरह से जब सोल्व कीजिएगा तो इसके बीच की संख्या मिस कर गया, जो कि ऑप्शन में 5 दिया है। बात समझ रहे हैं, तो 5 राइट हो जाएगा, लेकिन आपको संतुष्टि के लिए और भी आगे रखकर देख सकते हो आप लोग। पूरे मिट गए, चलिए सकते हैं। अब n के जगह पर 4 रख कर देखिए तो 4 और 4 1 5/2, तो ये कितना आया, 10 आ गया, यानी चौथा संख्या 10। अब इसके जगह पर 5 रख के देखिए तो 5 इंटू 1 एक्स्ट्रा 6/2, तो ये कितना आ गया, 15। तो देखिए, एक आ गया, 3 आ गया जो कि है ऑप्शन में, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 15 आइए गया और आपका 10 भी आ ही गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो यही त्रिकोण संख्या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को D पर स्पर्श DC से मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। तो AB 12, DC 8 और BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहता है AB जीवा है, A और B इसकी इस वृत्त की जीवा है, A और B जीवा है। इसको D पर स्पर्श किया गया, D पर टच किया गया, जो कि DC पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया, यानी DC से मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। तो ये इसका सेंटर। तो ठीक है, तो AB आपका दे दिया है 12, यहां से यहां तक इस जीवा की लंबाई 12। DC आपका 8 दे दिया है, यानी ये वाला आपका 8 दे दिया है। पूछ रहा है B और D की लंबाई क्या होगा, तो इसको x मान लीजिए कि ये जो होगा x होगा। तब देखिए इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है
यहाँ पर लगाना होगा फार्मूला, देखिए बी डी गुना ए डी, चलिए मैं गुना ए डी बराबर डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर, कुछ भी बोल लीजिए, दोनों चलेगा, डी सी का स्क्वायर। तो ठीक है, इतना हो गया। तो आपका बी डी कितना है, बी डी एक्स है, एक्स, और गुना ए डी कितना है 12 प्लस एक्स है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है 12 प्लस एक्स, ये 12 प्लस का एक्स बराबर डी सी कितना 8 है, 8 का स्क्वायर। तो इसको यहां से सोल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से तो द्विघात समीकरण निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x इंटू 12 प्लस एक्स और ये 88 64, इधर हमको 64 ना पुराना है, तो यहाँ कुछ मान रखेंगे, यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर गुना है, तो अगर मैं x का मान डायरेक्ट मैं ऑप्शन वाला रख देता हूँ 4, जो ये 4 है, x का मान यहाँ पर 4 अगर मैं पुट कर दूं तो 4 और 12 4 16 गुना 16, तो ये क्या हो गया 16 चौकीस 64, दोनों साइड इक्वल हो गया है कि नहीं, दोनों साइड इक्वल, इसका मतलब ये इस x का मान भी क्या है 4 है, तो ये 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समझने का कोशिश कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, बात समझ रहे हैं, जो कि रहता कुछ नहीं है इस सब क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए, तपस, अभी और ऋषि एक केक को आपस में बांटते हैं। तपस के पास इसका 1/2 हिस्सा था, ऋषि के पास 1/3 और अभी के पास शेष बचा हुआ हिस्सा था। तो अभी के केक का हिस्सा कितना है, तो चलिए इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो क्या करना है, बटे उटे में जो भी हो, तो देखिए 1/2 क्या है 2 है, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/3, तो ये 2 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो केक का पूरा हिस्सा जो होगा, केक कितना यूनिट का होगा, इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, तो मैं मान लेता हूं कि जो केक होगा वह 6 यूनिट का होगा, या तो 6x मान लीजिए, x आप लोग को मानने में थोड़ा आसान रहता है ना, तो 6, तो टोटल केक जो है 6x का है। मेरी बात को समझ रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिए। अब इसका 1/2 हिस्सा किसके पास है, ऋषि के पास, इसका 1/2, 6 का 1/2 कीजिए तो वो कितना हो जाएगा, आपका जवाब होगा 3x, तो यानी ये किसके पास, आपके ऋषि के पास। उसके बाद 1/3 अभी के पास, अच्छा ऋषि नहीं, ये तपस है, तपस के पास 1/2 हिस्सा, तो ये तपस के पास, ठीक है, 1/3 जो है वो ऋषि के पास है। 6 का 1/3 कितना होता है, आपका जवाब होगा 2x, तो 2x ऋषि के पास, बाकी बात बचा हुआ जो होगा वह अभी के पास होगा, किसके पास, अभी के पास। तो देखिए 6x में 3x 2x 5x निकल गया, तो बचा कितना, सिर्फ x, तो अभी के पास कितना है, x है, 6x में से सिर्फ 1x अभी के पास हिस्सा है। तो इसमें पूछा है कि अभी के पास केक का हिस्सा कितना है, तो अभी के पास x, टोटल कितना 6x अपॉन 6x, इसको सोल्व कीजिएगा तो x खत्म, तो 1/6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। तो इस तरह से करना आसान रहेगा, बात समझ रहे हैं। बाकी बात आप और भी किसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इस तरह से बनाइए, आसानी से आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो करने का कोशिश कीजिए, देखिए, और मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर सभी क्वेश्चंस को बनाइए, आप समझ रहे, जो बन जाए अच्छी बात है, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, और जो नहीं बने तो उसके लिए आप कंटिन्यू रखिए, देखिए और समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 9 6 के 54 को नहीं उल्टा दिया, नहीं, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है, तो डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट लगेगा मैं उसको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए 9 और 6 कितना 15, उस 15 को आप 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 45, है ना। उसी प्रकार 7 4 11, इसको आप 3 से गुना कर दीजिए, कितना है 33, 6 4 10, 10 को आप 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 6 4 10,
अच्छा 1 मिनट। इसमें 3 का अंतर था, इसमें भी 3 का, अच्छा इसमें 2 का अंतर है तो 2 से गुना कीजिए, तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पर क्या है 20। तो इन दोनों को जोड़ना है 5 3 8 और इन दोनों के अंतर से गुना करना है, तो अंतर कितना 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो यानी 5 इंटू 3 का मान कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं आपका टाइम नहीं लेता हूँ कि आप सोचिए समझिए। आपको अगर बनाना होगा तो वीडियो रोककर आप आराम से बना सकते हो, है कि नहीं। मेरा क्या आपका यहाँ पर टाइमर लगा दूं कि आपके 10 सेकंड रह जा रहा है, फालतू है। आप समझ रहे हैं, सिंपल सा आप कर दिए। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो खिड़की के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। उसका आधार को एक बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचाने के लिए सड़क की दूसरी तरफ मोड़ा जाता है। तो गली की चौड़ाई कितनी है? तो मान लीजिए ये गली की चौड़ाई, यहाँ पर सीढ़ी है, एक साइड जो है 12 मीटर ऊंचा पहुंचाया है, सीढ़ी को कहाँ तक पहुंचाया, ये वाला सीढ़ी जो है ये आपका, चलिए रुकिए 1 मिनट, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ फिगर को। ठीक है, ये आपकी रोड है, इस रोड पर एक साइड जो है 12 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है, 12 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है। ठीक है, तो इसको यहां से सीढ़ी लगा दिया, सीढ़ी यहां लगा दिया, और दूसरी तरफ 5 मीटर जो कि सीढ़ी को इधर खिसका दिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसने कहा क्या कि 13 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये वाली जो है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की वह 13 है। तो सीढ़ी को फिक्स इसी जगह पर रखा और सिर्फ इधर मोड़ दिया, तो इधर भी 13, यही सीढ़ी का लंबाई 13 ही होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इधर जो बोला था सड़क के किनारे, यानी एक किनारे पर ये जो है 13 मीटर ऊपर है, जमीन से 13 मीटर ऊपर है खिड़की, और दूसरी तरफ जो खिड़की है वह 5 मीटर ऊपर है, इधर 5, तो ये सब मीटर में है। ठीक है, इतना। तो हमसे सड़क की लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है। अगर थोड़ा बहुत अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखिए कैसे, तो ये 5 ये 13, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये 12 था, क्या है 12, इधर वाला 12, तो फिर 12 13 5 का ट्रिपलेट, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा 12 5 17, यानी ये चौड़ाई जो है 17 मीटर। लेकिन इस बात को अगर नहीं समझ पाए तो सिंपल सा आप एक त्रिभुज देखिए, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं तो A B C D E, तो आप अलग अलग से निकाल सकते हो। इस स्थिति में यहाँ पर आपको लंब आधार कर्ण, यानी जो ये वाला निकालना होगा, इस स्थिति में ये वाला निकालना होगा, इस स्थिति में ये वाला निकालना होगा। आप पाइथागोरस तो लगा ही सकते हो, है कि नहीं, लेकिन पाइथागोरस लगाने से बेहतर है कि 2-4 को ट्रिपलेट याद रहना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं काम आएगा और जल्दी बन जाएगा। अन्यथा यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाइएगा तब जाकर आपको निकलेगा, जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगेगा। बात समझ रहे? हालांकि कुछ ट्रिपलेट आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 3 4 5 का 3 4 5 हो गया, फिर ये 5 12 13 हो गया, 5 12 13 और 12 15, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह से हालांकि सामने आता है तो याद आ जाता है कि हाँ यही होगा, अंदाजा भी मिल जाता है, तो थोड़ा सा याद रखना है। तो हालांकि आप अपने से बनाकर पाइथागोरस लगाकर 2-4 को लिख लीजिएगा, आसानी से याद कर लीजिएगा, और कहीं ना कहीं उस डाटा से पूछता है। तो यहाँ पर ये 5 निकला और ये 12, पाइथागोरस लगा लीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि बहुलक और माध्यक के बीच का अंतर 2 और माध्यक और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको देखिए। तो यहाँ पर बहुलक को हम B मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं B, माध्यक को M मान लेते हैं, और हमसे पूछा है माध्यक और माध्य।
तो 2 को m से हो गया, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, माध्य को क्या मान लेते हैं x। तो एक फार्मूला आपको पता होनी चाहिए माध्य माध्यक बहुलक से रिलेटेड फार्मूला जो होता है 3 माध्यक माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। इससे इस तरह का प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। हमसे यहाँ पर कहा है कि बहुलक और माध्यक के बीच का अंतर, यानी बहुलक माइनस माध्य का जो अंतर है वह 2 है, और हमसे पूछ रहा है माध्यक और माध्य का अंतर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर पुट कैसे करेंगे समझिएगा, देखिए आप 3 माध्यक को आपने क्या माना, m माना, 1 मिनट, देखिए आपने माध्यक को m माना है 3 गुना m, ठीक है। बहुलक को अभी इसको सीधा करके आप लिख सकते हो क्या, इसको आप यहां से ऐसे करके नहीं लिख सकते हो। बहुलक बराबर 2 प्लस माध्य, 2 प्लस माध्य, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं बहुलक को? तो आपका जवाब होगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज पुट कीजिए, 2 प्लस m प्लस 2, माध्य को आपने क्या माना है x, तो 2x, बस इसको सोल्व कीजिए। ये 3m बराबर, एगो m इधर है तो इधर घटकर आ जाएगा m, और इसको x को भी इधर लेते आइए, माइनस 2x बराबर 2 रह गया, ठीक है। अब आंसर तक आप पहुंच गए हैं। तो 3 को m में एगो m घटेगा तो क्या बचेगा, 2 को m, माइनस 2x बराबर 2, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, m माइनस x बराबर 2, ये 2 से 2 खत्म, तो बचा कितना है 1 इधर, यानी m माइनस x का वैल्यू क्या आया 1, जो हमसे पूछा गया था m माइनस x की वैल्यू, क्योंकि x को हमने माध्य माना है तो 1 आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको जो है याद रखनी होगी, ये फार्मूला, जिससे कि इस तरह के प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ये फार्मूला आप 10th के बुक में ढूंढिएगा तो आराम से मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट, सुबह के समय x और y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तब वह एक दूसरे से मिलते हैं। y की छाया ठीक x के सामने पड़ता है। देखिए सुबह का समय है और इसने कहा कि y की छाया x के सामने पड़ रहा है, x के सामने y की छैया पड़ रहा है, इसकी छैया जो है इधर इसके x पर पड़ रहा है। तो अब हमसे पूछा है x किस दिशा में है, तो अगर दिशा निर्देश में थोड़ा सा आप डायरेक्शन का ज्ञान रखते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसमें आपका क्या होता है कि ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो ये आपका होगा, ठीक है। तो देखिए, तो कहता है कि इस y का जो छाया है x पर पड़ता है, y की छाया x पर पड़ता है, तो x किस दिशा के सम्मुख है, तो इसका मतलब x ऐसे चल रहा है और y ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर तो ऐसे चलने का मतलब किधर, इधर इंगित कर रहा है, इधर इंगित कर रहा है, तो मतलब पूरा, क्या पूरा। ये क्वेश्चन इजी है, अपने आप को भी रख कर देखिए, इस स्थिति में आराम से आंसर आएगा और सोच कर भी आंसर दे सकते हैं, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेलवे का फेमस क्वेश्चन हो गया ये सब क्वेश्चन, और कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आराम से घुसा देता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो आप एनटीपीसी लीजिए, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियंस, तो आराम से इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन घुसा देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए। देखिए, कथन कह रहा है कि कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल जो है वह सब्जी है। मैं यहाँ शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कीजिएगा, अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर फल फल लिखें और यहाँ सब्जी लिखें, आप इंगित कर सकते हैं। कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, इसने कहा कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है,
इसका मतलब, इसका कहने का मतलब कि कुछ सब्जियां खाद्य है, ये है ना। तो इसका मतलब हम ऐसे इसको ले सकते हैं, कुछ सब्जी का कुछ हिस्सा खाद्य है, क्या कह सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, कह तो सकते हैं। तो आगे निष्कर्ष देखते हैं। कुछ फल खाद्य नहीं है, कुछ फल खाद्य नहीं है, कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका 2 फिगर बनेगा। देखिए, इसका एक तरह से ये फिगर भी बन सकता है, ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कुछ फल सब्जियां हैं और कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, तो मतलब यहां से भी हम खाद्य को ले सकते हैं। इसका मतलब फल में खाद्य की हिस्सा आ रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है तो उसको हम गलत मानेंगे। बात समझ रहे? उस निष्कर्ष को मैं गलत मानूंगा, गारंटी वाली बात को सत्य मानूंगा। बात समझिएगा। कुछ सब्जियां फल है, कुछ सब्जियां फल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां भी तो कह रहा था कि कुछ फल सब्जी है, तो इसका मतलब कुछ सब्जी भी तो फल होगा, ये वाला हिस्सा तो कुछ फल का होगा ही होगा, है कि नहीं? तो ये वाला कथन 2, जो निष्कर्ष 2 है वह राइट है, ये सत्य है। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है। बात समझ रहे? तो ये इसका होगा। इस तरह के क्वेश्चंस का जितना आप प्रैक्टिस कर सकते करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने की चांस बहुत ज्यादा रहता है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, नो, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन घुस गया, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 4 kg की वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से बढ़ रही है। इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने के लिए वस्तु पर कुल किए जाने वाले कार्य की आवश्यकता क्या होगी? तो देखिए, कार्य बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा में चेंजिंग, गतिज ऊर्जा में चेंजिंग। तो गतिज ऊर्जा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ½ mv², यही ना पढ़ा होगा? तो यहां पर आप ये लगाइए, ½ u² माइनस v²। आप समझ रहे हैं? सॉरी, उल्टा हो गया, v² माइनस u²। तो v² माइनस u²। अब v और u क्या है? m यहाँ पर द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। तो आपके पास m यहाँ पर ये है, आपके पास प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है ये। तो बस पुट कीजिए ½ m कितना, 4, और 4 का इस m को तो पुट मैंने करेंगे, m 4 कॉमन, v कितना 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस u कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 से कट गया 2 बार में, तो 2 गुना 10 दशमलव 100 माइनस 25, 75, कितना हो गया 75, तो 75 दूनी 150, तो कितनी होगी, कितनी ऊर्जा लगेगी? 150 जूल ऊर्जा, नहीं 150 जूल कार्य करनी होगी। बात समझ रहे? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 9th का फिजिक्स का। बात समझ रहे हैं? खूब क्वेश्चन ये वाला मिल जाएगा आपके 9th के फिजिक्स में, देख लीजिएगा। हालांकि मैं इसे प्रीवियस ईयर से निकाला हूँ, हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊं जो कि उस टाइप का क्वेश्चंस लूं जो कि बहुत ही ज्यादा, जो कि है कि पूछे जाने की चांस रहता है, जिसका मैं आपको अभी पीडीएफ दिखाता हूँ। क्या इस तरह के क्वेश्चंस कराना सही रहेगा क्या? देखिए, 1 मिनट खुला, आप लोग बताइएगा क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं। देखिए, इसमें मतलब कि नॉमरिकल क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन होंगे। देखिए, क्या इस तरह के क्वेश्चंस कराना सही रहेगा? मैं पीडीएफ तो बनाया हूं और हमें लगता है कि ये सही रहेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को मैं नहीं देखा हूं कि अभी तक कोई कराया है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाने की चांस बहुत ज्यादा रहता है, और इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट फंस भी जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो बताइएगा कमेंट करके, क्या इस तरह के क्वेश्चंस कराना आप लोग करना चाहोगे? अगर आपकी हाँ रहेगी तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसे रहने दूंगा। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्त,
मेरे उम्मीद से मैंने इसमें 50 क्वेश्चंस लिए हैं। उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा इसका जो भी स्टूडेंट है लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस करते करते धतपत हो जाएंगे, सही करते करते। बात समझ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया सब है। बताइएगा तो करा दूंगा, हालांकि चलिए इसको करते हैं। तो देखिए हालांकि इसके उस वीडियो के बाद मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइएगा कि उस क्वेश्चन को कराऊं या ना कराऊं। क्वेश्चन सब देख लीजिएगा पॉज करके, बढ़िया सा क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए जो निर्णय यानी ये सब कथन बकवास है, इसको पढ़िए। कंपनी एबीसी में की बिक्री कितनी थी? ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि एबीसी की बिक्री कितनी थी। कथन एक कह रहा है कि एबीसी ने साबुन के 75,000 यूनिट बेचे गए और प्रत्येक को 70 रुपये में बेचे। तो क्या हम बता सकते हैं कि एबीसी की बिक्री कितनी थी? क्या हम बता सकते हैं कि एबीसी की बिक्री कितनी थी? ये तो सिर्फ बोल रहा है साबुन की बिक्री है। हो सकता है कंपनी एबीसी में क्या सिर्फ साबुन ही बनता होगा, तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये टोटल बिक्री है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं दूसरा जो कथन है उसको मैं पढ़ूं तो क्या फिर मैं बता सकूंगा क्या इसका आंसर क्या यानी कितनी बिक्री हो सकती है? तो चलिए देखते हैं। एबीसी के पास उत्पादन की श्रृंखला में कोई अन्य उत्पाद नहीं है। हाँ, अब बता सकता हूं कि एबीसी ने कितनी बिक्री, क्योंकि यहां पर इसने लिमिट लगा दिया कि हाँ उसके पास साबुन के सिवाय और कोई उत्पाद नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो अब कह सकता हूं कि हाँ 75,000 यूनिट बेचे हैं। 75,000 यूनिट बेचे हैं, जिसको पर यूनिट जो है 70 रुपये में बेचा गया है। तो अब मैं बता सकता हूं किसके, दोनों यानी एक और दोनों के सहायता से, केवल एक से नहीं। तो इसमें देखते हैं केवल एक पर्याप्त है, जबकि दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, तो ये गलत, यानी पहला नंबर गलत। प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों पर्याप्त है। हाँ ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कीजिए, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त, अच्छे सब क्वेश्चंस को लिए हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा और आपको कुछ अलग तरीके भी सीखने मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल पर रुके हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं उन सब तरीकों से कराऊंगा जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को, जो बिगिनर होंगे, उसको कहीं ना कहीं सीखने में 6 महीना लगता है। वो सब कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट आप जल्दी सीख पाओ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अन्यथा आपकी इच्छा भटकते रहिए। देखिए, प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए 1600 रुपया पर कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, यहाँ पर नॉर्मली आपको सभी लोग सिखाएंगे कि आप पीआरटी लगा लो। मैं कहूंगा कि आप पीआरटी मत लगाओ, डायरेक्ट 6 पंचे 30, आप 1600 का जो है 30% निकाल लो, 30%, और आपका आंसर 16,48,480 इतना जल्दी करके निकल जाओगे। ये मैंने क्यों कहा? तो देखिए, साधारण ब्याज जो एसआई होता है वो मूलधन का, जिसका मूलधन का RT% होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? R मतलब रेट, T मतलब टाइम, RT%। अगर ये बात आपके दिमाग में फिट कर गया कि मूलधन का RT% जो होता है वो एसआई होता है, तो डायरेक्ट आप 6 पंचे 30%, 1600 का 30% निकाल लीजिए, डायरेक्ट आंसर। हालांकि आपकी इच्छा पीआरटी लगाइए, वहां से भी निकलेगा, लेकिन जितना जल्दी आपका दिमाग चलेगा उतना जल्दी आपका हाथ नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? तो दिमाग चलाने का कोशिश कीजिए, हाथ नहीं। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बनाइए। इसमें कह रहा है कि क्या 29/6 43/12 से बड़ा है क्या? तो जब बड़ा छोटा की चेक करने की बात होता है, तो मैं कहता हूँ या तो आप इसको भाग दीजिएगा
या फिर एक ट्रिक लगाकर कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन है, तो आप इसको भाग लगाइएगा तब पता कीजिएगा कि हाँ ये 0.5 है और ये 0.25 है कि नहीं। भाग लगाइएगा तब, अन्यथा बिना भाग लगाए भी आप पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप ऊपर नीचे इसको तिराकोनी गुना कीजिए। 4 गुना 1 4, तो जिसका ऊपर में है उसके ऊपर में लिख दीजिए 4 आया। तिराकोनी गुना करने पर क्या आया 4। फिर 2 गुना 1 कीजिए, तो इसके ऊपर वाले में 2 गुना 1 2। तो क्या आपको अब पता चल रहा है कि बड़ा कौन है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है इसके माथे पर 4 आया, तो ये बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये 0.5, ये 0.25, तो ये छोटा है। तो बिना भाग लगाए भी पता कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आप इसमें भी लगा कर देखिए 29/6 और ये 43/12। तो इसको गुना कीजिए, 43 गुना 6 कीजिएगा तो ये 6 18 6 चौके 24 25 258। इसको कीजिए वर्णमा 78 से 12 दूनी 24 10 34 348। तो यहाँ पर इसके माथे पर बड़ा आ गया, इसके माथे पर बड़ा आ गया, तो इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब यही सही है। बाकी बात ये सब सही नहीं है। जब पहला ही ऑप्शन आपका सही पकड़ा गया तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करना जरूरी है क्या, नहीं ना, तो बस मार कर निकल जाइए। हालांकि देखिए 29/6 और 43/12 कभी बराबर हो सकते हैं क्या, तो नहीं, तो ये गया काम से। ये 29 है और ये 43 को 12 से भाग दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत छोटा आएगा और यहाँ पर बड़ा का चिन्ह दर्शा रहा है, तो ये बड़ा नहीं हो सकता है। तो बाकी बात जब ये पकड़ा गया तो सब ऑप्शन को करना, चेक करना क्या जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे आप, बस मेरा यहाँ पर एक ही मोटिव था कि आपको ये चीज बता पाऊं कि आप बिना भाग लगाए पता कर सकते हो भिन्न में कि कौन सा भिन्न बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अब से 7 वर्ष बाद विराट की आयु महेंद्र की आयु की दोगुनी। इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो रोकिए और बनाइए, उसके बाद मेरे तरीके को देखने का कोशिश कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने किया हो। तो कहता है अब से 7 वर्ष बाद विराट की आयु महेंद्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इनमें आपको तरीका से ही बनाना पड़ेगा, शॉर्टकट लगाना चाहोगे तो गलत होने की चांस है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, अब से 7 वर्ष, तो मैं यहाँ पर विराट की आयु को कुछ मान लेता हूँ, वर्तमान आयु को, विराट की वर्तमान आयु जो है मैं बी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, चलिए बी नहीं XY ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर और कौन है महेंद्र, तो चलिए बी चलेगा, क्योंकि अगर एस वाला होता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। और महेंद्र है, इसकी वर्तमान आयु जो है आपका M मान लेते हैं, ठीक है, M मान लेते हैं। तो इतना किया, तो कहता है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद विराट की आयु क्या होगी, B + 7 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी, M + 7, क्योंकि वर्तमान आयु M है तो 7 वर्ष बाद ये होगा। तो कहता है महेंद्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी विराट की जो आयु है महेंद्र की दोगुनी हो जाएगी, ये दोगुनी हो गई, विराट की आयु जो है महेंद्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा B + 7 = 2M + 7, ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस का 7 दूनी 14, तो ये आपका हुआ। तो यहां से इसको सीधा कीजिएगा तो 2 देखिए B - 2M = 7, ये इधर 14 में 7 गया तो 7, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट निकल गया। क्या हुआ फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, चलिए एन को, अब कहता है कि 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, तो B - 5 और M - 5। ध्यान से समझते जाइएगा। इसने क्या कहा कि महेंद्र की आयु विराट के आयु के 2/5, विराट के आयु के,
यानी इसके 2/5 से 1 वर्ष कम, यानी 2/5 से 1 वर्ष कम किसका, महेंद्र की आयु इक्वल में बराबर, यहां पर बराबर है। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके लिखता हूं, m-5, ठीक है। तो ये होगा, बात समझ रहे हैं। तो अब यहां से एक दूसरा इक्वेशन निकलेगा, तो देखिए कैसे, तो गुना करें तो ये आ जाएगा आपका 2b/5, ये हो जाएगा 5 -2 क्योंकि 5 5 कट जाएगा, ठीक है। और ये -1 बराबर m-5, यही ना। तो इसको और सोल्व कीजिएगा तो ये क्या होगा, 2b -3 तो -15 बराबर 5m-25। क्या इस बात को समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर कुछ स्टेप को गाइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट मन ही मन कैलकुलेट करके लिखा हूँ। हालांकि आप इस बात को समझ लीजिएगा, सोच कर लीजिएगा कि कैसे मैंने किया, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा, 2b -5m बराबर -25 और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 10, -10। तो एक इक्वेशन यहां से, अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी विधि से लगाकर निकाल सकते हो। जैसे यहां पर देखिए, व्हाइट कलर का ही ले लेता हूं। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये। तो यहां पर मैं इस इक्वेशन को सामने रखता हूं, 2b -5m बराबर जो है -10। अगर मैं सही कर रहा हूं तो सही आंसर आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की चांस रहता है दोस्त। खुद मैं भी एक इंसान हूं, गलती हो सकती है। तो ठीक है, तो हमसे पूछा किसके बारे में था, एक बार उसको मैं देख लूं, डायरेक्ट मैं उसी को फाइंड करूंगा। अच्छा, विराट की उम्र को पूछा है, इसका मतलब m को मैं बराबर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, m को बराबर कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं 5 से गुना कर दूंगा, पूरे को 5 से गुना कर दूंगा, और इस इक्वेशन को पूरे को 2 से गुना कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 5b, देखिएगा 5b माइनस 5 दूनी 10 m बराबर 7 5 35। फिर इसको मैं गुना करूं तो ये 2 दूनी 4b माइनस 5 दूनी 10 m और ये -20, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ये चीज आप लोग को सिखाया गया होगा कि आपको क्या करना है, ऐसे कैसे किया जाता है, 10th में ये सब सीखे होंगे। तो ये गया काम से, तो ये बचा b बराबर कितना, 35 और 20 55। तो डायरेक्ट b का मान 55, तो कितना हो जाएगा, 55 वर्ष इसका एज हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका आयु क्या हो जाएगी विराट की, एक बार देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 55। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ पा रहे होंगे। हालांकि आप यहाँ पर शॉर्टकट लगाइएगा, थोड़ा सा जो है कि कहीं ना कहीं फंस सकते हैं शॉर्टकट लगाने में, ठीक है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्टकट से करने में आसानी होता है, लेकिन सभी जगह हाथ पैर मारना सही नहीं है, बात समझ रहे हैं। एक स्विमिंग पूल 3 टैंकर एबीसी द्वारा 10 घंटे में भरा जाता है, ठीक है। तो टैंकर यानी 3 गो टैंकर है, ठीक है। कौन कौन है, ए बी सी। इसका यहां पर करा है, ये तो दिया ही है कि 10 घंटे में तीनों भर सकता है। तो आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखनी होगी कि काम बराबर जो होता है समय गुना क्षमता। क्या होता है, समय गुना क्षमता, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहां पर करते हैं, हालांकि यहां पर दिया है कि a प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर करते हैं तो 10 घंटे में करते हैं। तो इस बात को बाद में देखेंगे, पहले यहां पर इन तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, अनुपात, ठीक है। तो इसने कहा है कि C B से 2 गुना तेज है, C जो है B से 2 गुना, अगर मैं B को 1 मान लूं तो ये 2 गुना तेज है, ठीक है।
फिर कहता है बी ए से 2 गुना तेज है, बी ए से 2 गुना तेज है। अगर मैं ए को 1 मानूं तो बी को 2 मान लूंगा, क्योंकि कहा है कि बी जो है ए से 2 गुना है। तो यहाँ पर आप तीनों का अनुपात निकाल सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, इस तरह के तो प्रश्न मैं जो है कि रीजनिंग में भी बनाया हूँ, इस तरह ABC निकालने वाला है कि नहीं। तो यहाँ से 1 इधर पुट कीजिए और इधर 2, तो ये 4, ये 2, यहाँ पर 1। तो ये तीनों की क्षमता निकल कर आ गया। ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 4। बात समझ रहे हैं? तो ये क्षमता निकल कर आ गया। अब मैं काम निकाल सकता हूं। देखिए, तीनों मिलकर करता है 10 दिन लग रहा है। क्या लग रहा है? 10 घंटा लग रहा है। तो समय हमारे पास 10 घंटा है। और क्षमता, तीनों की क्षमता कितना होगा अगर तीनों मिलकर कर रहा है? तो ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 4 है। तो 1, 2, 3 और 4, 7। तो टोटल क्षमता कितना है? 7। तो काम कितना निकल गया? 70। ये अनुपातिक काम ही है। क्या है? अनुपातिक काम। तो यहाँ पर इतना 70 काम निकल गया। ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है कि टैंकर ए अकेला स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लगेगा। इसको, इस फॉर्मूला को पलटाइएगा तो समय बराबर क्या? काम बटे क्षमता। तो काम टाइम बराबर क्या होता है आपका? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी ये W है, ये आपका T है, ये आपका E है। तो ये ठीक है। तो यहां पर पुट कीजिए। तो टाइम निकालना है ए का, किसका? ए का। ठीक है। तो काम कितना है? 70 काम है। ए की क्षमता कितनी है? 1। ए का ना समय निकालना है कि ए टोटल काम करे तो कितना। इसकी क्षमता ए की कितनी है? अनुपातिक क्षमता ए। टोटल काम अनुपात में 70 था और ए की क्षमता अनुपात में 1 था। तो बस इसको कटाइए तो ये 70 राइट आंसर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, आसानी से आंसर आएगा। और वर्क एंड टाइम में तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। बात समझ रहे हैं? आराम से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। नेक्स्ट दोस्त कह रहा हूं फिर भी कि अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, फायदा होगा आपका, नुकसान नहीं होने वाला है। बात समझ लीजिए। इतना जगह आप रहे हैं ना, देखे हैं ना, आप हमारे साथ बनकर देखिए। आपकी मैथ और रीजनिंग मजबूत नहीं हुआ तब कहिएगा कि हाँ आप गलत कह रहे थे, अन्यथा आपकी इच्छा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जरूर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। नीचे दी गई संख्याओं में से 15,376 का वर्गमूल कौन सा होगा। अब यहाँ पर आप वर्गमूल निकालने के लिए बैठिएगा तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका आंसर आ सकता है जल्दी बिना किए। कैसे? कहीं ना कहीं ये जो मान है इन्हीं में से किसी का स्क्वायर होगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ होगा इन्हीं में से किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 8 है। क्या है लास्ट में? 8। तो लास्ट में क्या आएगा? 64 और यहाँ क्या है? 6। तो ये आंसर नहीं हो सकता। इधर कोई भी संख्या हो, कोई हमको उससे अभी मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में 6 आना चाहिए। लेकिन अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये यहाँ पर 4 आ गया है, लेकिन हमें चाहिए 6। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। यहाँ पर 4 है, लास्ट में 6 आएगा तो क्या मार दो? नहीं, यहाँ पर 13 है। जब मैं 13 का स्क्वायर करूंगा तो शुरू में कहीं ना कहीं 169 आएगा। बाकी बात बाद में क्या आएगा, 2 संख्या वो हमें पता नहीं। मान लेते हैं 76 ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में 169 से बड़ा ही आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर शुरू में 169 से ही छोटा है 3 संख्या। क्या ये कभी आंसर हो सकता है? नहीं। तो इस तरह से ये कहानी भी खत्म। अब मैं इसको पकड़ूं तो यहाँ पर लास्ट में 2 है, 2 का स्क्वायर लास्ट में करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 4। इधर जो भी हो लेकिन लास्ट में 4 आएगा। और यहाँ पर कितना है? 6 है। बात समझ रहे हैं? तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा तो बचा एक ही नंबर, ये आपका राइट आंसर। बात समझ रहे हैं? क्या सोल्व करना पड़ा? नहीं ना, सिर्फ आपका दिमाग इस सब में दौड़ना चाहिए, क्योंकि आप आसानी से निकाल सकते हो बिना बनाए। और क्या लगता है स्मार्ट लड़के जो होंगे, जो स्मार्ट बच्चे होंगे, क्या इस तरह से करेंगे कि इसको आप
इस तरह से निकालने के लिए बैठ जाए 15,376, इधर से 2 लकीर लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करके कटाएगा नहीं तो या फिर या गुणनखंड करेगा नहीं, वह कहीं ना कहीं वह पहले यूनिट डिजिट चेक करने के का कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं वह शुरुआत के अंक को मिलाने का कोशिश करेगा, इस तरह से कर सकता है। बात समझ रहे हो? तो मेरा मकसद इस क्वेश्चंस का लेने का मतलब यही है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप पकड़ सको कि कैसे आंसर आएगा। बात समझ रहे? नेक्स्ट देखिए, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 निवेश करके एक साझेदारी शुरू किया, लेकिन बाद में एक वित्तीय आपातकाल स्थिति के कारण 8 महीने के बाद अविनाश को अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ को किस अनुपात में दोनों के बीच में साझा करना चाहिए? ठीक है, ये बात पूछ रहा है। तो देखिए, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर आपका निवेश जो होगा, निवेश और समय का गुणनफल। जितना आप निवेश कीजिएगा, जितना समय के लिए लगाइएगा, उतना आपको लाभ मिलेगा। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है उमर, एक व्यक्ति है अविनाश। उमर लगा रहा है 10,000, नहीं तो कह सकते हैं 10 के लगा रहा है, और अमर लगा रहा है आपका 15,000। अविनाश लगा रहा है 15,000, यानी 15 के कह सकते हैं। देखिए, 1000 इस 3 जीरो के बदले में मैंने 3 पुट कर दिया है, उससे यानी के पुट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आराम से आंसर। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी 3 जीरो लिख सकते हैं। उसके बाद कहता है लेकिन अविनाश जो 8 महीना बाद निकाल लिया, यानी अविनाश ने 8 महीने के लिए लगाया है और उमर पूरे साल तक लगाया, 12 महीना तक लगाया है, तो ये 12, तो ये इसकी लाभ, ये इसकी लाभ, दोनों का अनुपात में बांट दें तो उसका लाभ का अनुपात निकल जाएगा। किसका अनुपात निकल जाएगा? लाभ का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ से के खत्म। बात समझ रहे हैं? 15 20 से और 10 20 से दोनों इक्वल आ गया तो कट जाएगा, तो 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसे आप बहुत जल्दी फास्ट इस तरीके से कर सकते हो, तरीका ही यही है, और क्या तरीका लगा सकते हो उसमें, है ना। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। प्रकार 1 के श्रमिक प्रकार 2 के श्रमिक में किए जाने वाले, श्रमिक के द्वारा किए जाने वाले कार्य का 3 गुना कार्य करता है। यानी टाइप 1 के जो श्रमिक है, टाइप 1 के जो श्रमिक हैं और टाइप 2 का जो श्रमिक है, प्रकार 2 का जो श्रमिक है, तो टाइप 1 के श्रमिक 2 के श्रमिक के द्वारा किया जाने वाले कार्य का 3 गुना कर सकता है। मतलब कि अगर ये एक काम करे टाइप 2 के, तो इसका ये 3 गुना काम करेंगे, तो ये इसकी क्षमता है, ये इसकी क्या है? क्षमता का अनुपात निकल गया। किसका अनुपात? क्षमता का अनुपात निकल गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए इसको कैसे आसानी से बहुत जल्दी फास्ट किया जा सकता है। तो हमने अभी क्या कहा कि वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता। तो क्षमता का अनुपात तो मैंने निकाल लिया, अब काम भी निकाल लेते हैं। तो इसने कहा है कि प्रकार 1 के 10 यानी प्रकार 1 के 12 श्रमिक 10 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कार्य बराबर आपको पता है कि क्या है? टाइम गुना क्षमता। तो 10 दिन, टाइम कितना? 10 दिन। टाइप 1 इसका क्षमता कितना? 3। क्षमता कितना? 3। कै गो? 12 श्रमिक। तो 12 श्रमिक का क्षमता कितना? 12 3 36, तो 12 से गुना कर दीजिए। ये इसकी क्षमता और ये इसका समय, तो ये काम टोटल हो गया, ये टोटल काम हो गया, चाहे टाइप 1 का रहे चाहे किसी का रहे, लेकिन ये टोटल काम हो गया। अब इसी काम को कहता है, उसी कार्य को करने में प्रकार 1 के 4 श्रमिक और प्रकार 2 के 8 श्रमिक कितने दिन लगेंगे, ये करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखिए समय बराबर क्या होगा? अभी तो मैंने कहा कि टाइम बराबर वर्क अपॉन क्षमता, ठीक है। तो
काम तो हमें पता चल गया कि इतना है, टोटल काम कितना है 10 गुना 3 गुना 12 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन अभी तक अब हमको क्षमता निकालना है, किसका? प्रकार 1 के 4 श्रमिक का क्षमता। एक श्रमिक का क्षमता 3, तो 4 श्रमिक का क्षमता कितना? तो आपका जवाब होगा टाइप 1 के 4 श्रमिक का क्षमता जो है, टाइप 1 के 4 श्रमिक। हालांकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, हो सकता है ना समझ पाओ, है ना। तो 4 श्रमिक का जो क्षमता हो जाएगा क्या होगा? एक श्रमिक का क्षमता कितना है? अनुपात में 3। ये अनुपातिक ही मान है, ये काम जो है ये अनुपातिक ही है, तो ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप कहोगे कि यहाँ अनुपात में आप यहाँ ऐसे ले रहे हो, नहीं, ये भी अनुपातिक वैल्यू है और ये जो क्षमता निकल रहा है वो भी अनुपातिक ही क्षमता निकल रहा है। तो टाइप 1 के जो एक श्रमिक का क्षमता 3 है, तो 4 श्रमिक का कितना होगा? तो गुना 4, तो 4 तिया 12 प्लस टाइप 2 के 8 श्रमिक, टाइप 2 के एक श्रमिक का क्षमता 1, टाइप कहने का मतलब टाइप 2 के 8 श्रमिक को, क्या बोल रहा हूं, टाइप 2 का एक श्रमिक का क्षमता 1 है, तो 8 श्रमिक को कितने दिन लगेंगे? तो ठीक है, तो देखिए 1 गुना 8, तो 8, यानी टाइप 2 के 8 श्रमिक की क्षमता टोटल कितनी होगी? 8। बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर 10 गुना 2 गुना, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं क्योंकि नीचे कट सकता है। देखिए 12 अपन 12 8 20, तो इसको कटाइए, यहां से 1 0 कट गया, ये 2 से 3 यहां पर था, 3 नहीं, ये 6 कट गया, तो 6 दिया 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 दिन लगेगा। दोस्त समझने का कोशिश कीजिएगा, हालांकि इसको करने का तो मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ टाइप 2 के कितने 8 श्रमिक हैं, 8 श्रमिक की क्षमता 1 गुना 8, तब जाकर 8 होता, तो यहाँ पर मैं 8 फुट गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर टोटल क्षमता यानी क्षमता आ गया और यहाँ पर टोटल काम, तो निकल गया समय। बात समझ रहे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, यानी कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु है और उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और एक गोले के आयतन के बराबर है, और एक गोला भी है, एक गोला भी है। इसका आयतन दोनों का वॉल्यूम जो है बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है। तो शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो चलिए आप करते हैं। इसने कहा कि शंकु की जो आधार की त्रिज्या है, जो इसकी त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई जो ये हाइट है, उसकी हाइट का कितना है? 1/3 है, 1/3। तो क्या मैं यहां से h और r का अनुपात निकाल सकता हूं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, r/h कर देता हूं और इधर हो जाएगा 1/3, है ना। तो r का अनुपातिक मान 1, h का अनुपातिक मान 3, ठीक है। तो अब पुट करते हैं। तो शंकु का आयतन क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h। गोला का आयतन क्या? 4/3 पाई r क्यूब। इसका बड़ी r मान लेता हूँ, 4/3। इसका जो r है क्यूब है, ठीक है। और हमसे पूछा है शंकु की त्रिज्या का अनुपात और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देख पुट करते हैं। हालांकि जो पहले कटता है उसको कटाने का कोशिश कीजिए। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। अब r, इसका r का अनुपातिक मान कितना है? 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1। h कितना है? 3 गुना 3, इधर 4। इसका r क्यूब तो नहीं पता, तो r क्यूब निकालना है, ठीक है। तो ये मान जो निकलेगा वो अनुपातिक मान निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने अनुपातिक मान पुट किया है, 1 और 3 को अनुपातिक, हालांकि केवे भी लगाकर निकाल सकते हलना निकलना, लेकिन क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो ये आ गया 3/4 बराबर r क्यूब, ठीक है।
तो आर बराबर, बड़ी आर बराबर निकल गया क्या आपका अपॉन करने में ये देखिए रूट, ये जो क्यूब है उठ के जाएगा तो ये रूट क्यूब में चेंज हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आएंगे। तो क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ठीक है, ये बड़ी आर का मान इतना आया और छोटी मान आर का मान इतना आया था। अब हमें आंसर तक पहुंचना है। आर का अनुपातिक मान कितना 1, इसका अनुपातिक मान कितना 3, यानी असल लिखने में उलझन टाइप का लगता है। देखिए अपॉन ये 4, तो इसको सीधा कीजिएगा तो ये क्या आएगा, चलिए समझिएगा। तो इसको सीधा करके यहां पर लिखिएगा तो ये इधर कम जगह पड़ रहा है दोस्तों, डिस्प्ले छोटी होने के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए तो ये कुछ इस प्रकार से अनुपात ये आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर। तो जहां भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये वाला है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा करने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बैग में नीली और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात अचर है। अचर मतलब फिक्स है। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी तब नीली गेंदी की संख्या 36 थी। यानी कहने का मतलब जो रेड बॉल आपका 44 था तो जो ब्लू बॉल था वह 36 था, तो कांस्टेंट था, तो इसको मैं अनुपातिक मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है, बाद में कहता है कि यानी ब्लू गेंदों की संख्या 54 है, तो आपका बैग में लाल गेंदों की संख्या क्या है। तो जो अनुपात ऊपर है वही अनुपात में नीचे आना चाहिए। तो ये इसको मैं अगर घटाऊं तो ये अनुपातिक मान में कितना 4 से 11 बार में, 4 से 9 बार में, तो 9 का ये कितना गुना था, आपका जवाब होगा कि 6 गुना है। तो 11 का भी आप 6 गुना कर दीजिए, 66। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, क्योंकि इसने कहा कि फिक्स है, अचर है, जो अनुपात पहले है वही अनुपात बाद में भी आना चाहिए। तो बस अब इसका भी अनुपात कटा कर देखिएगा तो 11:9 ही आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 66 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक चित्र देखते हुए शीशा, अच्छा शीशा जो एक लड़की है ने कहा कि उसकी माँ मेरे नाना जी के इकलौते बेटे है जिसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो शीशा चित्र की लड़की से किस प्रकार से संबंधित है। तो लड़की ने कहा एक फिगर को देखकर, यानी एक चित्र को देखकर कि इसकी माँ, यानी इस चित्र की माँ मेरे नाना जी के इकलौती बेटी है जिसकी केवल एक बेटी है। यानी इसका जो माँ है, यानी शीशा के नाना, तो इसकी माँ इसकी पिता के इकलौते बेटी है जिसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो शीशा चित्र से किस प्रकार संबंधित है। यानी ये जो चित्र है वो खुद शीशा का ही है। वो अपने आप की फोटो दिखाकर कह रहा है कि जो ये फोटो की माँ, यानी ये जो चित्र की माँ है इसकी, यानी मेरा नाना जी का इकलौती बेटी है, यानी इकलौती बेटी, यानी इस चित्र की जो माँ है मेरी नाना का इकलौती बेटी है जिसकी केवल एक बेटी है, ये शीशा है।
तो बताइए सीसा चित्रा से यानी सीसा चित्र की लड़की से किस प्रकार संबंधित है? यानी वो अपने आप को खुद को बता रही है कि ये फोटो जो है मेरी ही है, ये चित्र जो है मेरी ही है, तो यह सीसा खुद है। बात समझ रहे? तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। हालांकि आपको लगाना है हिसाब किताब, है कि नहीं, सोचना समझना है कि कैसे करना है। हालांकि मैं इस तरह से करता हूं, जो कि एक सही तरीका भी है। एक्स और वाई ने कौन सा, एक्स और वाई में से कौन अच्छा नर्तक है, यानी कौन अच्छा डांस करती है। ठीक है, तो पता करते हैं कि कौन करता है। कथन एक कह रहा है एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए, तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि अच्छा डांस किया? क्या हम कह सकते हैं कि अधिक नृत्य ऑडिशन दिया, मतलब कि बहुत बार ऑडिशन दिया? अगर अच्छा करता तो क्या बहुत बार ऑडिशन देना पड़ता? कहीं ना कहीं एक आधे बार में सिलेक्ट होके निकल जाता, मिस से, है कि नहीं? और हो भी सकता है कि अलग अलग जगह पे ऑडिशन दे, तो लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते कि वो अच्छा एक्स और वाई में जो है एक्स ने अच्छा डांस करा होगा, यानी अच्छा नर्तक है। दूसरा कहता है वाई ने एक्स से अधिक नृत्य प्रदर्शन किए, यानी एक्स से अधिक डांस किए, नृत्य प्रदर्शन किए, तो क्या हम इससे भी कह सकते हैं कि अच्छा नर्तक है? अगर वाई ने एक्स से ज्यादा बार डांस किया है, एक्स से अधिक बार डांस किया है, तो क्या हम बता सकते हैं कि यानी वाई ने अच्छा डांस किया है? नहीं, हो सकता है कि एक्स पहले ही सिलेक्ट होकर अच्छा डांस करके निकल गया हो, उसके बाद वाई को बार बार ऑडिशन देना पड़ रहा हो, नृत्य प्रदर्शन करना पड़ रहा हो सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि किसने अच्छा डांस, यानी कौन अच्छा नर्तक है? तो नहीं कह सकते। तो ना तो एक ना ही दो, इसका आंसर होगा ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है। और भी कुछ होनी चाहिए इसके लिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि हाँ वो अच्छा डांस किए। कहीं सिलेक्ट होने की बात कहना चाहिए था कथन में, है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, रेशमा सानू की एकमात्र विवाहित बहन की भाभी है। चलिए ये क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है, बनाइए। देखिए रेशमा सानू की एकमात्र, ये जो रेशमा है, ये जो रेशमा है सानू की एकमात्र अविवाहित बहन है, यानी सानू की सीधा बहन है, ये सानू की बहन है। सानू अब पुरुष है कि महिला, इसका कोई गारंटी अभी नहीं है, क्योंकि अभी नहीं बता सकते, लेकिन अविवाहित बहन की भाभी है। रेशमा सानू की एकमात्र, अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। भाभी है, भाभी, ये जो बोल रहा है इसका रिलेशन, इसकी कोई एकमात्र बहन है जो अभी जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है। बहन को मैं यानी स्त्रीलिंग है तो इसको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूं, और ये इसकी भाभी है, ये इसकी भाभी है, और एकमात्र भाभी है, इसका मतलब ये इसका भाई है, इसका मतलब ये जो है इसका ये भाई है कि नहीं, और ये इसका वाइफ है, ये इसका वाइफ है। तो सानू नावेद से, और यहाँ पर आगे का है सानू नावेद का एकलौता पुत्र है। सानू जो है नावेद का पुत्र है, कहीं से भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला लाइन हमने नहीं पढ़ा, पढ़ रहा हूं दोस्त, समझिएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, नावेद का एकलौता पुत्र है। नावेद अब क्या है नहीं है, तो यहां से इसका बारे में पता चल गया कि सानू जो है कि पुरुष है, नावेद के बारे में पता नहीं कि ये महिला है कि पुरुष है। जो देखिए जैसे कहने का मतलब सानू के बारे में पता चला कि ये पुरुष है, तो इसके आगे मैंने प्लस लगाया। रेशमा के बारे में पता चला कि ये भाभी है, भाभी होने का मतलब क्या, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके आगे माइनस लगाया। और इसकी बहन है तो ये मतलब ये तो निश्चित ही स्त्रीलिंग ही है, इसलिए इसके आगे माइनस लगाया, ठीक है। और ये पति पत्नी के रिलेशन को इस प्रकार से दर्शाइएगा, भाई बहन के रिलेशन को इस वाले तीर से दर्शाइएगा, और बाप बेटे के रिलेशन को ऐसे दर्शाना है। ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, महबीस सानू की माता है, महबीस सानू की माता है, इसका मतलब ये पिता होगा और ये महबीस यहाँ है, महबीस
जो कि माता है, जो कि माता है, इसका मतलब ये माइनस है तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका ये बेटा था, इसी का ये कन्या होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से, तो अब पूछ रहा है रेशमा सानू से क्या संबंध है। हालांकि पता तो, आंसर तो यहीं से पता चल रहा था, एक के लाइन से, ये सूर्य वाला लाइन से आंसर पता चल रहा था, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर ये पूरा डायग्राम बता कि देखिए रेशमा का सानू से क्या संबंध है। तो सानू का रेशमा कौन लगेगा, इसका अगर ये रेशमा भाभी है तो इसका मतलब सानू का ये पत्नी है। कौन है, पत्नी। क्या मेरी बात को समझ रहे, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है मैं उतनी अच्छी से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस सब क्वेश्चन में दोस्त मैं कहने का मतलब कि एक अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ इस सब कॉन्सेप्ट में, और बता भी सकता हूँ। तो हो सकता है सभी के बताने की तरीका कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे तरीके से अगर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मेरे तरीकों को अगर समझ लिए तो आपका जो ये ब्लड रिलेशन का इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बहुत जल्दी बनेंगे। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था क्योंकि लंबे वीडियो हो जाने की वजह से मैंने नहीं कराया। तो हालांकि ये पिछले वाले भी क्वेश्चन जो थे वो पिछले वीडियो का ही था, तो इसको करने का आप लोग कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, कहता है समान लंबाई की दो ट्रेनें एक खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकेंड 26 सेकेंड लगते हैं। यदि ट्रेनें समान दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो अब हमें दूरी के बारे में पता करना है और चाल के बारे में पता करना है कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर क्या है, समान लंबाई की दो ट्रेन है, समान लंबाई की दो ट्रेन है। तो दूरी हमें पता चल गया, दूरी हमें पता चल गया कैसे, ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी, ट्रेन की जो भी लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो एक ट्रेन की लंबाई को अगर मैं एल मान लेता हूं तो दूसरा ट्रेन भी एल ही होगा, तो इसका मतलब दूरी जो होगा 2l होगा। मैं ट्रेन की लंबाई को एल माना तो टोटल दूरी कितना, 2l है कि नहीं। दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दूंगा तो 2l हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ समझ तो रहे हैं, थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत भी अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अब देखिए, यदि ये ट्रेनें समान दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब हमें चाल निकालनी है, अब हमें क्या करनी है, चाल निकालनी है। तो मैं पहला ट्रेन की चाल अगर मैं निकालूं तो दोनों की लंबाई क्या है, एल ही है, दोनों T1 की लंबाई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पेन अलग कलर से करता हूं जो कि समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ट्रेन 1 की लंबाई L है और ट्रेन 2 की भी लंबाई वो भी L है, तो इसीलिए तो टोटल लंबाई 2L है। बात समझ रहे हैं, इसीलिए दूरी 2L है। अब मैं दोनों ट्रेन की अगर चाल की बात करूं, ठीक है, दोनों ट्रेन की चाल की बात करूं तो चाल बराबर क्या होता है, इसको अगर उल्टा दीजिएगा तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो पहला ट्रेन की चाल मैं निकालूं, स्पीड निकालूं तो S1 अगर मैं निकालूं तो दूरी कितना L, और पहला ट्रेन को कितना सेकंड, 13 सेकंड, तो ये इसकी चाल हो गई। दूसरा ट्रेन की अगर मैं चाल निकालूं, S2 निकालूं तो दूरी कितना L और समय कितना 26 सेकंड, 26 सेकंड, तो ये इसकी चाल हो गई। ये क्या होगी, इसकी चाल। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो हमको अब समय निकालना है, क्या निकालना है, समय फाइंड करना है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा रहा है और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब कि बड़ा चाल में छोटा चाल को घटा देना है, बड़ा चाल में छोटा चाल को घटा देना। तो इनमें से बड़ा चाल कौन सा है, ये वाला है,
तो अगर मैं चाल निकालने की यहाँ पर बात कहूँ तो क्या होगा, यानी रिलेटिव स्पीड निकालने की बात करूँ तो यानी सापेक्ष गति, हिंदी में अगर कहूँ तो सापेक्ष चाल, क्या सापेक्ष चाल निकालने की बात करूँ तो ये क्या होगा, S1 माइनस S2, ठीक है। तो S1 कितना L/13, S2 कितना L/26, तो ये कितना आ जाएगा L/26। सोल्व करके क्या आएगा L/26। तो हमें चाल के बारे में पता चल गया, दूरी है ये है, तो अब समय आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं, समय आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी कितना, टोटल दूरी 2L, चाल कितना L/26, तो ये 26 उठकर ऊपर चल जाएगा, 2L × 26 और नीचे में L, तो L से L खत्म, तो 26 दूनी 52 सेकेंड, ये राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दोस्त समझने का कोशिश कीजिएगा, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमको नहीं लगता है 30 से 40% से ज्यादा लोग बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैं देखा हूं दोस्त इस तरह के क्वेश्चंस, मैं भी कहीं ना कहीं 2-4 मतलब कि कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह तो लगाने गया हूं, जो कि 150-200 बच्चों के बीच टेस्ट मैंने मारा है, बात समझ रहे हैं। तो मैं देखा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। और मैंने ऑनलाइन भी टेस्ट लगाया है और उसमें भी देखा हूं कि जो क्वेश्चन सब है इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वह ज्यादा से ज्यादा 20%, 30% इस तरह के बच्चे कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन जो कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अच्छे लेवल की तैयारी पर पहुंच चुके हैं, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें है कुछ नहीं। कहता है ये जो शब्द है इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, E X E C U T I V E, ये है। तो इनमें से कहा कि इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब कि ABCD के क्रम में जो होता है उसमें व्यवस्थित कीजिए। तो एक बात बताइए, इन सब में जो भी लेटर है तो सबसे पहले के कौन सा आएगा, EX जो भी है, तो इसमें सबसे पहले E आएगा, तो E का वो दिख रहा है 1 2 3 ठो, तो E 3 ठो जगह फिक्स हो गया, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। फिर उस अच्छा नहीं दोस्त सॉरी, सबसे पहले C आएगा, क्या आएगा, C आएगा। ABCD में सबसे पहले क्या आता है, C आता है, C। उसके बाद आपका कौन आएगा, E आएगा। E और कै गो है, 1 2 3 ठो ही है, तो तीनों ठो E को पहले बैठाइए ना, बाकी बाद आगे देखा जाएगा। उसके बाद E तक कंप्लीट हो गया, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो 4 लेटर गया। अब इन सब में पहले कौन आएगा, X U T I V में कौन आएगा, तो आपका जवाब होगा कि I पहले आएगा। कौन आएगा, I आएगा, तो I खत्म। तो अब क्या बचा, तो TU V X बचा। तो TU V X में क्या आएगा पहले, तो आपका जवाब होगा कि T पहले आएगा, क्या आएगा T, उसके बाद U आएगा, उसके बाद V आएगा, उसके बाद X आएगा। तो यही सब बचा हुआ था, तो बस मैंने इसको क्रम में सजा दिया। अब कहता है कि कितने स्थान अपरिवर्तित रहे, यानी कौन कौन नहीं बदले। तो चलिए, जो नहीं बदला, ये आपका E जहां का तहां रह गया, और ये आपका T जहां का तहां रह गया, ये आपका V जहां का तहां रह गया। पहले भी वही स्थिति पर था, अभी भी वही। तो टोटल कितने, 1 2 3, तो 3 को नहीं बदला, बाकी बात सब बदल गए। E के जगह पे C आ गया, X के जगह पर ये आ गया। तो इसका इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चंस को मैंने लगभग पिछले 3-4 वीडियो पहले में कराया था, तो इसको मैं HW में रखता हूँ, इसको करिएगा, नहीं तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो आप लोग से ने अगर अपने से बनाया होगा, आपने देखा होगा कि आपने कितने सही किया होगा, आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा।
और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। हालांकि ये पीडीएफ के लिए आपका टेलीग्राम का QR है, जहां से स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से स्कैन करके नहीं जुड़ पाते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप जुड़ पाओगे। हालांकि यहीं से जुड़ जाइएगा, और हो सकता है कि बहुत सारे भाइयों को ना पता हो कि कैसे स्कैन करके जुड़ते हैं, तो हो सकता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात, अगर पसंद आई वीडियो तो थोड़ा सा दोस्त हमारी हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि और भी इस तरह के वीडियो लाएं और आप सबका कुछ हेल्प हो सके, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमें सर्च करके नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि अभी तक आप मेरे जो है मुंह से चैनल का नाम नहीं सुने होंगे कि क्या है। अब हो सकता है ध्यान दिए होंगे चैनल पर कि हाँ ये नाम है, तो हो सकता है आपको याद वाद ना रहे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो कि जो भी मैं वीडियो डालूं, जो भी हो, वो अब तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। और जो भी स्टडी ग्रुप वगैरह आपके पास है, कहीं ना कहीं होगा ही, तो शेयर वेयर कर दीजिएगा। जो भी अगर आपके भाई बंधु जो भी है पढ़ने वाले, जो कि कंपटीशन से रिलेटेड यानी अभी वह तैयारी में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये बेनिफिट हो सकते हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। तो और क्या बोलूं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए दोस्त, नहीं तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का। जब मैं इतना अच्छा अच्छा टॉपिक का वीडियो लाता हूँ, इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट को देता हूँ, फिर भी आप लोग पता नहीं, और सबको तो देखते हैं हरदम लाइक सब्सक्राइब शेयर करता है, जैसे कि जहाँ से कहीं किसी को कुछ मिलता है भी नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे लड़कियां सब आती है कपड़ा पहनकर, उसको भर भर के लाइक सब्सक्राइब शेयर मिलते रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है दोस्त, हमारे देश के युवा किस तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा समझदार हो आप लोग, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्त इस तरह का वीडियो बनाने में, क्वेश्चन टाइप करना, पीडीएफ बनाना, वीडियो बनाना, फिर जाकर एडिट करना, फिर जाकर डालना, बहुत मेहनत की काम है दोस्त। एक वीडियो बनाने में मेरा पर डे कम से कम 2 से 3 घंटा जाता है। तो दोस्त समझिए, थोड़ा समझदार बनिए, और जगह फॉलो करने से बेहतर है कहीं अच्छे जगह को फॉलो कीजिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। बात समझ रहे? तो बाकी बात, आपकी क्या राय है इस वीडियो, ये आपका कैसा लगा ये वीडियो, आप अपना कीमती जो है फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।